कांग्रेस क्योंकि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करती है, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। डिलिमिटेशन बिल एंड वुमेन्स रिजर्वेशन बिल विल बी डेफिनेटली पास। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था। समर्थन देंगे तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में 50% का बिल 1 घंटा रुक जाएंगे, पेश तैयार हो तो कर दें इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करिए। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमें देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं, मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। और याद आया होगा आपको, राजनीति के अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी दशकों पहले सियासत को ये सिखा गए थे कि पॉलिटिक्स में हार नहीं मानी जाती। रास्ते बंद होते हैं, मंजिलें नहीं होती, तरीके बदलते हैं, लक्ष्य नहीं। और इसी लक्ष्य पर जो अडिग रह गया, समझो वो सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। आज अटल जी की इस कविता की गहराई को समझने के लिए संसद के मॉनसून सत्र की आहट को जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा। याद आया होगा आपको कि 17 अप्रैल 2026 को जब संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक संख्या बल की कमी के चलते गिर गया था, लेकिन राजनीति ने हार नहीं मानी, राजनीति ने रार नहीं ठानी। और आज 3 महीने बाद हम मॉनसून सत्र की दहलीज पर खड़े हैं, तो राजनीति फिर वही गीत गा रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन 3 महीनों में संसद के अंदर क्या बदला? इन 3 महीनों में संसद के अंदर का गणित कितना बदल गया कि एक बार फिर सरकार महिला आरक्षण बिल मॉनसून सत्र में पेश करने जा रही है? और क्या बीजेपी को जिस 2/3 बहुमत की दरकार थी, वो मोर्चा अब तैयार हो चुका है? ये सवाल आज इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि इन 3 महीनों में राजनीति ने कई करवटें बदली हैं। बागी सांसदों ने बीजेपी की ताकत को बढ़ाया है और विपक्ष की टूटती एकजुटता ने परिसीमन की उम्मीदों के दिए जला दिए हैं। और संसद का यह बदला हुआ गणित मॉनसून सत्र में बदलाव की कहानी कहता है। देखिए, पिछले जो सत्र में जब 131वें संविधान संशोधन पर वोटिंग हुई थी, तो एनडीए के पास 298 सांसद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि संख्या बल के चलते गिर गया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इन 3 महीनों में टीएमसी से टूटकर 20 सांसद एनडीए की झोली में आ चुके हैं। टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में विलय के लिए आवेदन कर चुके हैं और उन्हें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। स्पीकर ओम बिरला इस विषय पर कानूनी राय ले रहे हैं और माना यह जा रहा है कि सत्र की शुरुआत से पहले टीएमसी के इन सांसदों के गुट को एनसीपीआई में विलय की कानूनी मान्यता मिल सकती है। आंकड़ों की कहानी बता रही हूं आपको। शिवसेना यूबीटी से छिटककर 6 सांसदों ने भी एनडीए का दामन थाम लिया है और इस हिसाब से एनडीए के पास 324 सांसदों का पक्का इंतजाम हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि 2/3 बहुमत के लिए 360 सांसदों का समर्थन चाहिए, जो और उसके लिए अभी
36 सांसद कम पड़ रहे हैं। अब असली ट्विस्ट यहीं से आता है, क्योंकि राजनीति का ये शाश्वत सत्य है कि सियासत कभी एक सी नहीं रहती और नेता नगरी में जब लोगों का मन बदलता है तो उस मन के साथ कई तरीके के समीकरण भी बदल जाते हैं। और कुछ ऐसा ही मन बदला है महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार का, जिनकी पार्टी का मन परिसीमन पर लग रहा है। सुप्रिया सुले कहती हैं कि 50% सीट बढ़ने की बात हो तो वो साथ हैं। हालांकि फिर कहा कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन यही संकेत हैं कि आंकड़े बदल सकते हैं शरद पवार के साथ आने से या बाहर के समर्थन से। तो भैया बात तो सिर्फ इसी तरह से चल रही है और इस हिसाब से सरकार के पास 320 सांसद के साथ एनसीपी जो कि शरद पवार वाली है उसके 8 सांसद और जुट जाएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जब से टीवीके के साथ हाथ मिलाया है तब से डीएमके भी उसके साथ उखड़ी हुई नजर आ रही है और संकेत यही है कि डीएमके के 22 सांसद भी एनडीए का साथ दे सकते हैं या फिर संसद से नदारद रह सकते हैं। और अब संख्या बन जाती है, अगर साथ देते हैं तो 354 यानी 354 सांसद। और मन सिर्फ शरद पवार की पार्टी का ही नहीं बदला है, बल्कि संजय राउत ने भी हाल ही में कुछ ऐसे ही संकेत दे दिए जो बताते हैं कि यूबीटी मॉनसून सत्र में अपना पाला बदल सकता है। और यह है राजनीति की असली तस्वीर। और कुछ ऐसे इरादे वाईएसआरसीपी के भी दिख रहे हैं और इसका मतलब है एनसीपी शरद पवार, डीएमके के समर्थन जो कि सांसदों की संख्या 354 बना रही थी वो यूबीटी के 3 और वाईएसआरसीपी के 4 सांसदों के साथ 361 हो जाएंगे। और मैंने कुछ ही देर पहले कहा था कि वो जादुई आंकड़ा जो 2/3 बहुमत का है वो 360 है, जबकि 2/3 बहुमत जैसा मैंने कहा वो 360 है। मतलब एनसीपी शरद पवार, डीएमके, वाईएसआरसीपी, शिवसेना, यूबीटी वाली ये 4 पार्टियां मिलकर इस बार विपक्ष के साथ वो खेला कर सकती हैं जो परिसीमन के रास्ते को साफ कर देगा। यानी हार नहीं मानूंगा, और सियासत में हार नहीं मानी तो रास्ते निकल गए। लेकिन ये चारों वही पार्टियां हैं जिन्होंने 3 महीने पहले कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए 131वें संविधान संशोधन के खिलाफ अपना वोट दिया था। लेकिन हालात अब कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं और विपक्षी दलों के बदले हुए लक्ष्य के साथ बीजेपी के सामने कुछ शर्तें जरूर रखी गई, लेकिन शर्त भी ऐसी जो बीजेपी पहले ही पूरी करने की बात कह रही है। 50% वाली, जैसे डीएमके को डर है कि परिसीमन से उनकी सीटें कम हो सकती हैं, यानी साउथ की सीटें कम होंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा, क्योंकि उनका कहना था कि सरकार 50% सीटें बढ़ाने की जो बात कह रही है उसका जिक्र बिल के अंदर नहीं है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा था 3 महीने पहले ही 2 टूक कि आप 2 घंटे का वक्त दीजिए, मैं तुरंत इस प्रस्ताव में, इस कॉपी में उस प्रस्ताव को जोड़ कर लाता हूं। और इस तरह ठीक यही बात एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी कह रही है, उनकी बेटी कह रही है। शिवसेना यूबीटी ने भी यही बात कही, जो 50% सीटें बढ़ने की बात पर एनडीए का साथ निभाने के लिए भी तैयार नजर आ रही है। मतलब बीजेपी के जो विचार हैं वही विपक्ष की शर्तों का आधार हैं। अब यहां विपक्ष का मन बदलने के पीछे कई तरह के कारण हैं, लेकिन इन कारणों में एक अहम वजह है बजट सत्र में 131वें संशोधन के गिरने के बाद आए चुनावी नतीजे। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और इस बिल पर आपने देखा टीएमसी का हंगामा संसद के अंदर। असम में कांग्रेस की हालात आपने देखे और कांग्रेस ने भी इस बिल का विरोध किया था। और जिस तरीके के नतीजे आए उसमें यह साफ नजर आया कि महिलाओं ने जमकर वोट बीजेपी को और एनडीए को दिया। और सियासत ये समझाती है कि जनता का गुस्सा उसकी सेहत के लिए सही नहीं है। विपक्ष को समझ आने लगा है।
शायद नेता नगरी वाले जान चुके हैं कि महिला आरक्षण के रास्ते में रुकावट खड़ी करना सेल्फ गोल की तरह है और इसीलिए राजनीति की हवाओं का रुख बदला हुआ है। वजह और भी कई है, पर्दे के पीछे की वजह और भी कई है। और अब इस बदलते रुख के साथ सभी बहना चाहते हैं क्योंकि हवाओं के खिलाफ चलना विपक्ष के लिए मुश्किल बनती जा रही है। अब परिसीमन विधेयक 2026 के मुताबिक अगर डिलिमिटेशन होता है तो लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी, जिसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण मिलेगा, यानी उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी 273 महिलाएं आपको हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर दिखने वाली हैं, लोकसभा में दिखने वाली हैं अगर ये बिल पास हो जाता है अब इस गणित के साथ। लेकिन इस गणित में एक कैच भी है। अभी साल चल रहा है 2026 का और परिसीमन में जो जनसंख्या और जनप्रतिनिधि का अनुपात होता है वो लिया जाना है जनगणना जो अभी लेटेस्ट हुई है, जो कि 2011 में हुई है। तो अब जब आपको इस मॉनसून सत्र में विपक्ष का शोर सुनाई देगा तो सिर्फ डिलिमिटेशन पर नहीं होगा, लेकिन विपक्ष कहेगा कि जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए, यानी कि आप लेटेस्ट जनगणना कराइए। अब 2011 और 2026 के बीच आबादी का आंकड़ा बेशक बदला है, जनगणना भी चल रही है, लेकिन जनगणना के लिए आपको समय देना पड़ता है। जिस रफ्तार से परिसीमन की रणनीति तैयार हो रही है उस हिसाब से 2011 की जनगणना का जो आंकड़ा है उसका इस्तेमाल किया जाना तय माना जा रहा है। उस बिल में भी यही लिखा है कि लेटेस्ट जनगणना को ही रेफर किया जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2011 और 2027 के आंकड़ों के फेर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया डीरेल हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा नहीं होगा। सरकार का पूरा खाका तैयार है और अगर आपने, विपक्ष ने किसी भी तरीके से इस पर विरोध किया तो जाहिर तौर पे जनता में यही मैसेज जाएगा कि महिला आरक्षण का विरोध है। और इस पेज में ही बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक भी छुपा है जो विपक्ष के मन को बदल रहा है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों का डर है कि अगर आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन हुआ तो उन राज्यों का नुकसान होगा। इसको ध्यान से समझिएगा आप। दक्षिण के राज्यों का डर यह है कि अगर आबादी के अनुपात में होता है तो जाहिर तौर पे उनकी आबादी कम बड़ी है, नॉर्थ के राज्यों की आबादी ज्यादा बड़ी है, तो फिर नुकसान किसका होगा? साउथ के राज्यों का। क्योंकि उन्हें अपने राज्य में बर्थ कंट्रोल किया, इसलिए दक्षिण के राज्यों की सीटें लोकसभा में कम हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में यानी उनकी पावर घट जाएगी, रिप्रेजेंटेशन घट जाएगा। और इस डर का जवाब बीजेपी ने दिया है। कैसे? 50% के फॉर्मूले वाला ब्रह्मास्त्र देकर कि जनगणना तो ठीक है, छोड़ दीजिए, सबकी इक्वली, सारे राज्यों की इक्वली 50% सीटें बढ़ेंगी, अनुपात वही का वही रहने वाला है। अगर आप ताजा जनगणना के आधार पर जाएंगे, उस पर ही बनाएंगे परिसीमन का खाका, तो उसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है, जहां पर उनकी सीटें घट जाएंगी। तो यहां बीजेपी, डीएमके जैसे दलों को ये समझा रही है कि उनका फॉर्मूला अभी राज्यों के 50% सीटें बढ़ाने का है, जिसमें तमिलनाडु का फायदा होगा, जबकि विपक्ष का जनगणना वाला जो गणित है उससे दक्षिण की ताकत कम होगी। और इसी 50% के वादे ने डीएमके से लेकर एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी तक का मन बदल दिया है। यानी लोकसभा में बीजेपी की टेंशन धीरे धीरे कम होती दिख रही है, बल्कि महिला आरक्षण बिल पास होने वाला उत्साह भी दिख रहा है और तैयारी। और लोकसभा के बाद बात राज्यसभा की आएगी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस 3 महीने में राज्यसभा में भी बहुत कुछ हुआ है आंकड़ों के लिहाज से। तो राज्यसभा के गणित में भी बीजेपी ज्यादा दूर नहीं है बहुमत के। यहां वर्तमान में कुल 245 सदस्य हैं। इसके हिसाब से 2/3 का आंकड़ा बनता है 164 सदस्यों का, 164। और एनडीए के पाले में 158 मेंबर्स हैं और इस हिसाब से 6 और वोट की जरूरत एनडीए को पड़ेगी, केवल 6 वोट। तो देखिए सीधा फॉर्मूला, अगर लोकसभा में 53 सीटों को मैनेज किया जा सकता है तो राज्यसभा में 6 सीटों को भी मैनेज किया जा सकता है।
और शायद इसीलिए तो चाणक्य, रणनीतिकार, स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है बीजेपी में कई नेताओं को। अब सियासत के इस गणित को आपने समझ लिया, लेकिन सवाल आपके मन में भी होगा ना कि परिसीमन चाहिए क्यों? तो परिसीमन का सीधा मतलब होता है बढ़ती आबादी के हिसाब से सीटों की गिनती बढ़ाना, ताकि एक जनप्रतिनिधि पर बोझ ना पड़े, वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सके, इक्वली पूरे क्षेत्र पर ध्यान दे सके, विकास करा सके। अब ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाती हैं कि सांसद पर बोझ ना पड़े, आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व हो, वो सब तो ठीक है। लेकिन राजनीति के खेल सिर्फ खूबसूरत ख्वाबों के बीच नहीं खेला जाता, बल्कि खेल से जुड़ी होती है वो नीति जो आपको राज पर बनाए रखे, मतलब कि सत्ता पर बनाए रखे, मतलब गद्दी पर बिठाए रखे। और आज मैं आपको ये जादू समझाती हूँ। और उदाहरण के लिए असम को देख लीजिए। असम में परिसीमन हुआ, मुस्लिम सीटें जो 35 हुआ करती थी वो घटकर हो गई 22, और असम में मूल निवासी की सीटें जो कि 90 थी वो बढ़कर हो गई 103। अब ये मूल निवासी किसके समर्थक थे, ये भी आपको पता लगा लेना चाहिए, या अब तक पता होगा, या आप जीत के आंकड़ों से समझ ही गए होंगे। और मुस्लिम सीटें के घटने से, जो मुस्लिम सीटें घटी हैं, उससे किसका नुकसान हुआ, ये भी आपके सामने है। और इसी तरह दिल्ली में शीला दीक्षित इतने सालों परिसीमन का ताना बाना बुनकर राज करती रही। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि परिसीमन को आप एक राजनीतिक हथियार की तरह ही नहीं देख सकते, क्योंकि ये परिसीमन वक्त की जरूरत भी होता है। आप विकास की उम्मीद कर सकते हैं, और एक सतत चलने वाली ये प्रक्रिया भी है। हर इंटरवल में ये होनी चाहिए, होती भी है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक सेल्फ सर्विंग एल्ट्रुइज्म भी छिपा होता है। जैसा मैंने कहा, गद्दी राज करना, जैसा असम में हुआ, वही अगर देश में होता है जैसा असम में हुआ, तो फायदा किसका और नुकसान किसका, ये आप भी समझ सकते हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। परिसीमन भी एक कॉइन है जिसके 2 साइड्स हैं, जो मैंने आपको बता दिया। उसी फायदे और नुकसान के बीच छिपा है विपक्ष का डर, दक्षिण भारतीय राज्यों की फिक्र और कांग्रेस की दूर की सोच। लेकिन परिसीमन संवैधानिक है, इसको करना गैरकानूनी या गलत नहीं है। फिर भी साहब, ये राजनीति है, और राजनीति की नीयत ये कहती है कि बदलते चेहरों का मैं ही एक गवाह हूं, कभी किसी की मंजिल, कभी किसी की राह हूं। कड़वाहट को सीने में दबाकर मुस्कुराती हूं, समाज की गाड़ी चलाने को हर दर्द छुपाती हूं। हाँ, मैं राजनीति कहलाती हूं। हाँ, मैं राजनीति कहलाती हूं। फिलहाल आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखती रहिए भारत 24।